Hello everyone. Today I am going to discuss example of ER diagram. ER diagram के रेफरेंस में इंट्रोडक्शन ऑफ ER diagram के कंपोनेंट्स, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. आज हमें देखना है कि इन कंपोनेंट्स को या फिर ये जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं ER डायग्राम के, इनको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे कोई ER डायग्राम ड्रॉ करते हैं. और उससे भी पहले हमें ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि ER डायग्राम हम ड्रॉ ही क्यों करते हैं. वैसे तो ये डिस्कशन ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में, लेकिन फिर भी आपको कम शब्दों में मैं बता देती हूँ कि ER डायग्राम डेवलप करने का लॉजिक होता है कि जो भी डेटाबेस हम क्रिएट करने जा रहे हैं, जिस तरह का डेटाबेस हमें स्टोर करना है, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है वो हम ER डायग्राम के थ्रू डिज़ाइन करते हैं. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवानी है तो कंस्ट्रक्शन के पहले उस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर बना हुआ होना चाहिए, तभी तो हम उस आर्किटेक्चर को फॉलो करके बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा पाएंगे. अदरवाइज अगर हम डायरेक्टली बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाते हैं तो उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. तो इसीलिए कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करने से पहले उसका डिज़ाइन डिफाइन करते हैं. तो इसी तरह से डेटाबेस इम्प्लीमेंट करने से पहले या फिर डेटाबेस स्टोर या फिर मेंटेन करने से पहले हम ER डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ताकि हमें समझ में आ पाए कि कितनी टेबल्स होंगी, टेबल्स में क्या क्या वैल्यूज़ होंगी और उन टेबल्स की आपस में क्या कनेक्टिविटी होगी. तो ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ER डायग्राम. अब दूसरी बात आती है कि ER डायग्राम को क्या हम डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं कि पेपर उठाया और ड्रॉ करना शुरू हो गए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. ER डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ रिसर्च करनी होती है, एनालिसिस करना होता है, डिस्कशन करना होता है. क्यों? क्योंकि हम तो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे. ठीक है भाई, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा होगा. इट मीन्स हमें डेटाबेस मैनेज करना होगा. डेटाबेस मैनेजमेंट जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे ER डायग्राम भी आ जाएगा. ठीक है, तो एंटिटीज, रिलेशनशिप, इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें रिसर्च करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है कि हमने सही एंटिटीज़ फाइंड आउट की हैं या नहीं की हैं, या फिर जो भी हमने डिसीजन लिया है वो करेक्ट है या करेक्ट नहीं है. तो ये जब एक्चुअल में किसी प्रोजेक्ट पे काम होता है तो वहाँ पे जो टीम मेंबर्स होते हैं वो आपस में ये डिस्कस करते हैं. उसके बाद किसी फाइनल रिजल्ट पे पहुँचते हैं कि हाँ, हमने ये डिसाइड कर लिया, अब हम प्रोसीड करते हैं, अब हम ER डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. तो हमें यहाँ पर क्या एज्यूम करना है, हम एक टीम की तरह काम कर रहे हैं और हम भी उसी तरह से सोचेंगे कि अगर हमें किसी बैंक का डेटाबेस हैंडल करने के लिए दिया जाता है और उसके लिए ER डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दिया जाता है तो हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कुछ स्टेप्स होते हैं ER डायग्राम ड्रॉ करने के. जैसे यहाँ पर 4 स्टेप्स आप देख रहे हैं. इन 4 स्टेप्स को यूज़ करके, फॉलो करके हम ER डायग्राम ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं. तो स्टेप नंबर 1 देखिएगा, यहाँ पर हमें एंटिटीज़ को फाइंड आउट करना होता है. जो भी हमारी प्रॉब्लम है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है या फिर टास्क है, उसके अकॉर्डिंग हमें एंटिटीज़ फाइंड आउट करनी होती हैं, क्योंकि एंटिटीज़ के बाद ही हम सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे अब बैंक है तो बैंक से रिलेटेड एंटिटीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए. तो आप अपने आप से सोच सकते हैं, जनरल टर्म्स में हम कुछ एंटिटीज़ ले सकते हैं जो की एंटिटीज़ होंगी, मतलब बैंक का नाम आते ही हमारे दिमाग में आ जाएंगी कि हाँ, ये एंटिटी तो होगी ही होगी. जैसे कस्टमर हो गया, बैंक हो गया, ब्रांच हो गई, तो ये सारी एंटिटीज़ तो फिक्स ही हैं. और अगर आपको एंटिटीज़ नहीं पता है क्या होती हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, एट्रीब्यूट्स नहीं पता है, तो आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा. तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर था एंटिटीज़ फाइंड आउट करने का. आफ्टर फाइंडिंग एंटिटीज़ वी हैव टू डिफाइन द एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटीज़. ठीक है भाई, एट्रीब्यूट्स या फिर प्रॉपर्टीज़ किसकी होंगी? जो एंटिटीज़ हमने फाइंड आउट की हैं उनकी. तो एंटिटीज़ आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उन एंटिटीज़ के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे. जितनी भी एंटिटीज़ होंगी उनके इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स होंगे. भाई, आपने अगर 2 एंटिटीज़ फाइंड आउट की हैं तो उन दोनों एंटिटीज़ के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होंगे. और जब हम एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट करते हैं उसके बाद उन्हीं एट्रीब्यूट्स में से हमें प्राइमरी की भी
डिफाइन करनी होती कि क्या होगी प्राइमरी की। और प्राइमरी की ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एक ऐसी की होती है, या आप कह लीजिए एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कंसीडर करते हैं कि इस एट्रीब्यूट से हम यूनिक वैल्यू स्टोर करवाएंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के लिए अगर देखें तो रोल नंबर उनका प्राइमरी की होता है। क्यों? क्योंकि रोल नंबर कभी भी किसी स्टूडेंट का कॉमन नहीं होता, राइट। तो उसी तरह से यहां पर प्राइमरी की यूज करते हैं। तो एंटिटीज में हम देखते हैं कौन से एट्रीब्यूट को हम एज अ प्राइमरी की यूज कर पाएंगे। थर्ड स्टेप होता है रिलेशनशिप। जो भी एंटिटीज हमने फाइंड आउट की हैं, उन एंटिटीज के बीच में उनका आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है, क्या एसोसिएशन हो सकता है। तो इस तरह से हम रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। और रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए मैंने आपको सिंबल बताया था, रोम्बस यूज करते हैं, या फिर आप उसको डायमंड भी बोल सकते हो, यूज करते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स के लिए ओवल शेप यूज करते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं। और एंटिटीज के लिए रेक्टेंगल। ये एंटिटीज के लिए हो गया, ओवल शेप हो गया एट्रीब्यूट्स के लिए, और रिलेशनशिप के लिए इस तरह से रोम्बस बना देते हैं, ठीक है। फोर्थ स्टेप आता है कार्डिनैलिटी रेशियो। एक्चुअली जो फोर्थ स्टेप है ये रिलेशनशिप का ही एक स्टेप है। रिलेशनशिप को अगर आपको डिफाइन करना है, क्लियरली आपको मेंशन करना है कि रिलेशनशिप कैसे एग्जिस्ट कर रही है, तो इसके लिए आपको 2 पॉइंट्स पे काम करना है। एक कार्डिनैलिटी रेशियो, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, मैनी टू वन हो सकता है, वन टू मैनी हो सकता है, या फिर मैनी टू मैनी भी हो सकता है। तो ये इस तरह की जो रेशियो है दैट इज नोन एज कार्डिनैलिटी रेशियो। और जब भी हम रिलेशनशिप डिफाइन कर देते हैं उसके बाद हमें कार्डिनैलिटी रेशियो भी डिफाइन करना होता है कि आपस में कैसा रिलेशन है। आफ्टर दैट वी हैव टू डिफाइन द पार्टिसिपेशन ऑल्सो। पार्टिसिपेशन में भी मैंने आपको बताया था कि एक टोटल पार्टिसिपेशन होता है और एक पार्शियल पार्टिसिपेशन होता है। तो जो भी हमारी रिलेशनशिप होगी उसमें टोटल और पार्शियल डिफाइन करना होगा। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं। 4 स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमारा ईआर डायग्राम कैसे बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, एक और मैं बात कहना चाहूँगी आपसे। मैं तो यहाँ पर डिस्कस करने जा रही हूँ बैंक का एग्जाम्पल। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद आप खुद से एंटिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो एंटिटीज़ फाइंड आउट करने का है। तो बैंक का एग्जाम्पल है, आप खुद सोच लीजिए कि क्या क्या एंटिटीज़ होंगी, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को आप आगे बढ़ाइए और देख लीजिए। मैंने कुछ एंटिटीज़ यहाँ पर ली हुई हैं, ये देखिए। एंटिटीज़ में मैंने लिया है बैंक, ब्रांच, कस्टमर, अकाउंट, लोन। हो सकता है आपने कुछ और भी एंटिटीज़ ली हों तो वो भी गलत नहीं होंगी, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ कॉमन एंटिटीज़ ले ली हैं जो लगभग सभी लोग ये सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एंटिटीज़ हो गई। तो पहला स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की ओर। दूसरा स्टेप क्या होगा? टू फाइंड आउट द एट्रीब्यूट्स। एंटिटीज़ के अकॉर्डिंग हम एट्रीब्यूट्स देखते हैं। देखिए एट्रीब्यूट में क्या क्या है? बैंक नेम, कोड, ब्रांच आईडी, नेम, एड्रेस। कस्टमर के लिए क्या रखा है? कस्टमर आईडी, नेम, फोन, एड्रेस। अकाउंट के लिए अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, बैलेंस। और लोन के लिए लोन आईडी, लोन टाइप एंड अमाउंट। अब एट्रीब्यूट्स के साथ हमें एक और काम करना था। क्या काम था वो? प्राइमरी की डिफाइन करना। तो प्राइमरी की यहीं पर हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे बैंक कोड हो गया, ब्रांच आईडी हो गई, क्योंकि हमें पता है यही ऐसे नंबर्स हैं, वैल्यूज हैं जो कॉमन नहीं होंगे। अगर हम नेम की बात करें तो कई बार नेम जो है सेम हो जाता है, इसलिए हम नंबर्स लेते हैं। तो कोड हो गया, ब्रांच आईडी हो गई। कस्टमर में देखिए कस्टमर आईडी हो जाएगी, ठीक है, कस्टमर आईडी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, कस्टमर आईडी में CUSTID यूज़ किया है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वर्ड यूज़ किया जाएगा। हो सकता है आपके मन में आए कि CID रख लें तो CID भी रख सकते हैं। आप पूरा का पूरा कस्टमर वर्ड यूज़ करना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, कस्टमर आईडी। तो वर्ड से फ़र्क नहीं पड़ता आपको, लेकिन हाँ, अगर आपने एक बार वो मेंशन कर दिया है तो उसको ही थ्रू आउट आपको यूज़ करना पड़ेगा डेटाबेस में, ठीक है। वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है।
इसके बाद देखिए लोन में लोन आईडी है, लोन टाइप है, अमाउंट है। अच्छा, लोन आईडी यहाँ पे प्राइमरी की हो जाएगी, अकाउंट नंबर अकाउंट के लिए प्राइमरी की हो जाएगा। ये हमने प्राइमरी कीज डिफाइन कर दी। ये हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड स्टेप की। तो थर्ड स्टेप में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आगे आपके सामने डायग्राम आएगा, लेकिन मैं डायग्राम कैसे आपको डिफाइन करने वाली हूं, मैं दो दो एंटिटीज लेकर चलूंगी, क्योंकि अगर एक साथ पूरा डायग्राम आपके सामने आएगा ना तो पूरे डायग्राम पे आपका ध्यान रहता है, लेकिन हमें कैसे डायग्राम डिफाइन करना होता है, दो दो एंटिटीज को लेकर चलते हैं, और मैं कहूँ एक एक एंटिटी को लेकर चलते हैं। क्यों? पहले एक एंटिटी डिफाइन करते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं, उसकी प्राइमरी की सेट करते हैं, फिर हम दूसरी एंटिटी डिफाइन करते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स करते हैं और प्राइमरी की सेट करते हैं। अब दो एंटिटीज हमारे पास हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों एंटिटीज में क्या कनेक्शन है या क्या एसोसिएशन इनका हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आप ड्रॉ कर सकते हैं, फिर आगे मैच करा सकते हैं। हो सकता है कुछ डिफरेंट हो, लेकिन एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि क्या कैसे हम डिफाइन करते हैं। राइट, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये मैंने हाफ पार्ट रखा हुआ है, तो एक एक करके आपको मैं समझाती हूँ कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो बैंक देखिए, ये एंटिटी है इसलिए रेक्टेंगल बॉक्स में है, और बाकी ओवल शेप में देखिए बैंक के एट्रीब्यूट्स हैं, नेम है, कोड है, और कोड में देखिए लाइन मेंशन की हुई है, अंडरलाइन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी की है। देन एड्रेस, ये डिफाइन कर दिया। इसके बाद ब्रांच देख लीजिए, ब्रांच में हमने क्या मेंशन किया है, ब्रांच आईडी। अगेन ब्रांच आईडी में हमने प्राइमरी की डिफाइन की हुई है, नेम सिंपल, एड्रेस सिंपल। ठीक है, इस तरह से ये एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर लिए। ये भी काम हो गया। तो देखिए दो स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमें थर्ड स्टेप में जाना है कि रिलेशनशिप डिफाइन करनी है। तो रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करते हैं, बैंक और ब्रांच के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो अगर आपसे बोलने के लिए कहा जाए तो आप बोलोगे अ बैंक कैन हैव मल्टीपल ब्रांचेस और मेनी ब्रांच। ठीक, तो यहां पर डिफाइन कर दिया बैंक हैज ब्रांच। ठीक है, हैज की जगह आप कुछ और भी वर्ड यूज कर सकते हैं। आप कंटेन यूज कर सकते हैं, होल्ड यूज कर सकते हैं, जो ठीक से समझ में आ जाए कि इन दोनों एंटिटीज के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक, तो रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया। अब हमें क्या डिफाइन करना है, नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप था, कार्डिनैलिटी रेशियो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्डिनैलिटी रेशियो। तो कार्डिनैलिटी रेशियो के लिए देखिए आप क्या देखोगे, मैंने आपको मैनी टू मैनी, मैनी टू वन में समझाया था कि दोनों आपस में कितने इंस्टेंसेस से कनेक्टेड हैं, ये डिफाइन करते हैं। तो आपको कैसे सोचना है, आप इमेजिन कीजिए कि जो बैंक होगी उसकी मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती है ना। अभी मैंने जो स्टेटमेंट बोला, अ बैंक कैन हैव मेनी ब्रांचेस, तो बैंक कितनी है, एक है, ब्रांचेस कितनी है, मेनी है। तो बैंक एक है, ब्रांचेस मेनी, यानी कि यहां पर मेनी डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये मेनी हो गया, और यहां पे ये गलत लिखा हुआ है एन, यहां पर 1 होगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये कनेक्शन हो गया। तो कार्डिनैलिटी रेशियो हमने डिफाइन कर दिया, ये भी काम हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं पार्टिसिपेशन की, कि पार्टिसिपेशन भी डिफाइन कीजिए, टोटल होगा या पार्शियल होगा। इसको अगेन आपको इमेजिन करना है कि क्या एक भी बैंक ऐसी होगी जिसकी ब्रांचेस ना हो। कोई भी बैंक ऐसी होगी, मान लीजिए यहाँ पर एसबीआई की बात कर रहे हैं, हम कोई दूसरी बैंक की भी बात कर सकते हैं। क्या कोई बैंक ऐसी होगी जिसकी ब्रांच ना हो ही नहीं सकता ऐसा। ठीक है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि फिर बैंक होगी ही नहीं। बैंक तो एक लॉजिकल कंसेप्ट है, जब उसकी ब्रांच बनाते हैं तभी असलियत में वो बैंक आती है एग्जिस्टेंस में। तो यहां पर बैंक की तरफ से आप देखें तो पार्टिसिपेशन टोटल है। ठीक है, तो बैंक की तरफ से टोटल हो गया। अब ब्रांच की तरफ से देख लीजिए, ब्रांच जितनी भी ब्रांचेस हैं, हम मान लेते हैं 10 ब्रांचेस हैं किसी बैंक की, तो क्या उनमें से एक भी ब्रांच ऐसी होगी जो किसी बैंक को बिलोंग ना करती हो। ऐसी एक भी ब्रांच नहीं होगी जिसका किसी बैंक से एसोसिएशन ना हो। ठीक है, तो एक भी एंटिटी इसमें नहीं होगी जो
जिसकी कार्डिनैलिटी 0 हो, मतलब एक भी कनेक्शन ना हो बैंक से, तो इधर भी टोटल होगा। और टोटल के लिए मैंने आपको बताया है हम डबल लाइंस यूज करते हैं, जो ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बैंक और ब्रांच के बीच में कैसा कॉम्बिनेशन है, कैसा पार्टिसिपेशन है, टोटल है फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आपको पार्टिसिपेशन क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। आगे चलते हैं। अब देखिए ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब हम यहाँ पे ब्रांच और अकाउंट के बीच में कनेक्शन देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको जल्दी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए ब्रांच को हम पहले ही देख चुके थे, उसके एट्रीब्यूट्स मेंशन्ड है। यहाँ पर हमने दूसरा जो एंटिटी लिया है दैट इज अकाउंट। अकाउंट में हमने एट्रीब्यूट्स ले लिए हैं, अकाउंट नंबर जो कि प्राइमरी की है, अकाउंट टाइप, बैलेंस। अब ब्रांच की तरफ से देखिए रिलेशनशिप ब्रांच मेंटेन अकाउंट। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या कार्डिनैलिटी रेशियो है। तो ब्रांच की तरफ से देखिए, अगेन वी कैन से अ ब्रांच कैन हैव मल्टीपल अकाउंट्स और मेनी अकाउंट्स। तो एक ब्रांच मेनी अकाउंट्स होल्ड कर रही है, मेंटेन कर रही है। तो यहाँ पे भी जो कार्डिनैलिटी रेशियो होगा वो कैसा होगा, 1 to many, जो कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। देखिए 1 to many। मैनी को हम n भी लिख सकते हैं और m भी लिख सकते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, पार्टिसिपेशन की बात करें तो अकाउंट की तरफ से देखिए, क्या कोई भी अकाउंट ऐसा होगा जो किसी ब्रांच को बिलोंग ना करता हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक भी अकाउंट नहीं होगा। भाई ऐसा कौन कहेगा कि हमारे पास अकाउंट तो है लेकिन वो किसी बैंक को या ब्रांच को बिलोंग नहीं करता? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पर टोटल पार्टिसिपेशन होगा अकाउंट की तरफ से। और अगर ब्रांच की तरफ से देखें तो जो भी ब्रांच होगी ऐसा नहीं है कि उसमें कोई अकाउंट ही ना हो। जितनी भी ब्रांचेस होंगी उनमें सब में अकाउंट जरूर होंगे। यहां पर सिंगल लाइन है, इसको आप डबल कर लीजिएगा। ये टोटल पार्टिसिपेशन है यहां पे भी। ठीक है, ब्रांच और अकाउंट का। या फिर अगर हमें पता चल जाए कि भाई ऐसी ब्रांच रखी जा रही है जहां पे सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व होती है लेकिन फिर भी तो वहां अकाउंट होगा। ठीक है, तो यहां पर टोटल पार्टिसिपेशन देखेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाती हूं। ये देखिए, ये कंप्लीट डायग्राम बना हुआ है। तो अब हमारा क्या रह गया, एंटिटी में कस्टमर रह गया। कस्टमर में देखिए एट्रीब्यूट्स हमने इंक्लूड कर लिए हैं। कस्टमर आईडी मेंटेन की हुई है जो कि एक प्राइमरी की है। अच्छा, यहाँ पर आप दूसरे एट्रीब्यूट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे फोन नंबर यहाँ पे दिया है, ये सिंगल एट्रीब्यूट दिखाया हुआ है। आप इसको मल्टी वैल्यूड भी कर सकते हैं। मल्टी वैल्यूड में क्या होता है, हम डबल ओवल यूज करते हैं, ऐसे बन जाएगा फोन नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब 2 फोन नंबर्स हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब स्टोर करा सकते हैं। इसी तरह से नेम में आप इसको कॉम्पोजिट बना सकते हो। भाई नेम यहाँ पर सिंगल एट्रीब्यूट लिखा हुआ है, इसको कॉम्पोजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 आप शेप्स यूज कर सकते हैं। एक में लिख सकते हैं लास्ट नेम, एक में लिख सकते हैं फर्स्ट नेम। तो ये किस तरह का एट्रीब्यूट हो जाएगा, कॉम्पोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट्स बना दिए। अब हमें किस पे फोकस करना है, हमें देखना है कि कस्टमर और अकाउंट के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है। तो जितने भी कस्टमर होंगे उनके पास कई सारे अकाउंट हो सकते हैं ना, एक से ज्यादा अकाउंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हो सकता है किसी कस्टमर का पर्सनल अकाउंट हो और हो सकता है उसका ज्वाइंट अकाउंट हो। तो एक ही ब्रांच में 2 अकाउंट्स उसके हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो मेनी अकाउंट्स हो सकते हैं। ठीक, इसी तरह से भाई ज्वाइंट अकाउंट जहां पे आ जाता है तो यहां अकाउंट की तरफ से भी आप देखोगे ना तो मेनी रिलेशनशिप आएगा अकाउंट की तरफ से। क्यों? क्योंकि एक अकाउंट नंबर में 2 कस्टमर हो सकते हैं। अगर ज्वाइंट अकाउंट होगा तो वो 2 कस्टमर का होगा ना, इसीलिए मल्टीपल कस्टमर हो सकते हैं। तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप आ गया। और पार्टिसिपेशन अगेन टोटल होगा। कोई कस्टमर ऐसा नहीं होगा जिसका अकाउंट नंबर ना हो, या फिर जितने भी अकाउंट नंबर्स हैं ऐसा नहीं होगा कोई भी अकाउंट ऐसा हो जिससे कोई कस्टमर कनेक्टेड ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो टोटल हो जाएगा दोनों का पार्टिसिपेशन। अब लोन है, लोन में देखिए एट्रीब्यूट्स हमने इंक्लूड किए हुए हैं। लोन आईडी, लोन टाइप। लोन टाइप में देखिए अंडरलाइन दिख रहा है लेकिन ये प्राइमरी की नहीं है, प्राइमरी की लोन आईडी होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, प्राइमरी की लोन आईडी है। अब देखिए कस्टमर की तरफ से देखिए
अगर किसी कस्टमर का अकाउंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोन लेगा ही लेगा, ज़रूरी नहीं है। कस्टमर का अकाउंट हो सकता है और लोन नहीं भी हो सकता है, इसलिए कस्टमर की तरफ से पार्शियल है, पार्शियल ध्यान रखिएगा। और लोन, जितने भी लोन एक तरह से रिलीज किए गए होंगे पर्टिकुलर टाइम पे, जितने भी लोन किसी को दिए गए हैं, तो हर एक लोन किसी ना किसी कस्टमर से कनेक्टेड होगा, ठीक है। बिना कस्टमर के कोई लोन नहीं हो सकता। तो लोन की तरफ से देखिए किस तरह का पार्टिसिपेशन है, टोटल, ठीक है। और मैनी टू मैनी तो होगा ही, क्योंकि एक लोन मैनी कस्टमर्स ले सकते हैं और एक कस्टमर मैनी लोन ले सकता है। तो देखिए ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गई। इसी तरह से ब्रांच और लोन के बीच में कनेक्शन देख लीजिए। वन ब्रांच कैन हैव मल्टीपल लोन। भाई एक ब्रांच में कई सारे लोन्स हो सकते हैं ना, कार लोन हो सकता है, एजुकेशन लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है। तो ब्रांच एक ही है लेकिन लोन कई सारे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर देखिए वन टू मैनी रिलेशनशिप है, ठीक है, ब्रांच और लोन के बीच में। तो ये भी चीज़ हमें समझ में आ गई। और पार्टिसिपेशन की बात करें तो जितने भी लोन्स होंगे वो ब्रांच को फॉलो ही करेंगे। कोई लोन ऐसा नहीं होगा जो किसी ब्रांच से कनेक्टेड ना हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो लोन की तरफ से जो पार्टिसिपेशन दिखाया गया है वो देखिए डबल लाइंस है, इट मीन्स टोटल पार्टिसिपेशन है। और अगर हम ब्रांच की तरफ से देखें तो ज़रूरी नहीं है कि कोई ब्रांच ऐसी हो जिसमें लोन हो ही, ठीक है। ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। अगर बैंक कह देगी कि हमारी जो, मान लीजिए एसबीआई का हम डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके लिए ईआर बना रहे हैं, और उस बैंक ने कहा कि हमारी एक भी ब्रांच ऐसी नहीं है जिसमें लोन ना हो, तो हम कैसा यहाँ पर पार्टिसिपेशन दिखाएंगे? टोटल। लेकिन अगर वही बैंक हमसे ये कह दे कि नहीं, कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जिसमें लोन नहीं दिया जाता, तो ये पार्शियल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो आपने अभी तक समझा है, इसमें आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि जनरली हम किस तरह से ईआर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश की हैं। तो आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो एक बार इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, और अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं, समझ आई हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग समझ पाएँ ईआर डायग्राम को ईजिली, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।